हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप सभी का वेलकम है नथिंग इम्पॉसिबल के यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग 19 जनवरी 2020 के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं जो कि आपके आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, उनको आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसलिए मैंने देखिए कि नीचे लिखा है कि ऑल एग्जाम इम्पोर्टेंट। तो आप सभी को पता है कि करंट अफेयर एक ऐसा टॉपिक होता है जो सभी एग्जामों में पूछा जाता है। तो इसलिए आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप इन करंट अफेयर की वीडियो को डेली बेसिस पे देख सकते हैं। और 4 से जो 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप डेली बेसिस पे तैयार कर सकते हैं बिना किसी बर्डन के। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और 19 जनवरी के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उनको देखते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले करंट अफेयर में पूछा जा रहा है कि किस भारतीय राज्य ने न्यायमूर्ति हेमा आयोग का गठन किया है। तो देखिए, किसी भी क्वेश्चन का अगर आपको आंसर पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ सभी करंट अफेयर के अंतर्गत में आपको जो उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको भी बताता हुआ चलूंगा। तो देखिए, यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका केरल। यहाँ पर क्वेश्चन में यही पूछा गया कि किस भारतीय राज्य के न्यायमूर्ति हेमा आयोग का गठन किया है। तो यहाँ पर केरल राज्य के जो है न्यायमूर्ति हेमा आयोग का गठन किया है, ये आपको याद रखना है। और केरल की जो राजधानी है उसे भी आपको याद रखना है, तिरुवनंतपुरम है। और इसके साथ साथ आंध्र प्रदेश का हैदराबाद और कर्नाटक का आपका बेंगलोर। अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे भी जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, जितने भी क्वेश्चन से रिलेटेड, यानी कि जो भी मैं करंट अफेयर का क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट बिंदु बन सकते हैं जो कि क्वेश्चन के रूप में पूछे जा सकते हैं, उनको मैंने कवर करने का प्रयास किया है। देखिए, सबसे पहले पॉइंट में मैंने आपको क्या बताया कि 2017 में केरल सरकार ने न्यायमूर्ति के हेमा, जो कि सेवानिवृत्त हो चुकी हैं, रिटायर्ड हो चुकी हैं, पूर्व नौकरशाह के बी वलेशाल कुमारी और अभिनेत्री शारदा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया है, ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ इस आयोग का गठन मलयालम फिल्म उद्योग में महिलाओं के सामने आने वाली समस्याओं की जांच के लिए किया गया है। तो बेसिकली पूछा जाएगा कि इस गठन का उद्देश्य क्या है। तो इस गठन का बेसिकली उद्देश्य है कि मलयालम फिल्म उद्योग में महिलाओं के सामने जो समस्या आ रही है उनका निदान कैसे किया जा सकता है। और ये आप फिगर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर के हेमा जी का, ये आपका पिक्चर है, इसको भी आपको देख लेना है। तो ये मेन आप कह लीजिए इस गठन का अध्यक्ष कह लीजिए हैं। और इनका मेन उद्देश्य जो है कि मलयालम फिल्म क्या, पूरी जितनी भी इंडस्ट्री हैं फिल्म से रिलेटेड, वहाँ पर महिलाओं के साथ बहुत सारा ऐसा शोषण होता है। आप न्यूज़पेपर में आए दिन पढ़ते होंगे। तो बेसिकली यहाँ पर मलयालम फिल्म उद्योग में महिलाओं की समस्याओं के निदान के लिए इस जो है आयोग का गठन किया गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि केरल सरकार ने हाल ही में न्यायमूर्ति हेमा आयोग की रिपोर्ट की सिफारिश को लागू करने के लिए अध्ययन करने और योजना बनाने के लिए 3 सदस्यीय पैनल का गठन किया है, जिसमें आपका के हेमा जो हैं, जो न्यायमूर्ति हैं रिटायर्ड, ये मेन है इन 3 मेंबर्स में से, ये आपको याद रखना है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन का डिटेल आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला यहाँ पर करंट अफेयर हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पर अगले करंट अफेयर में पूछा जा रहा है कि हाल ही में ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने और असमानता की किस रिपोर्ट को जारी किया है। तो यहाँ पर बेसिकली ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने जो है असमानता से रिलेटेड एक रिपोर्ट जारी की है। और वो रिपोर्ट कौन सी है, इन चारों विकल्पों में से अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, इनइक्वालिटी किल्स नामक की रिपोर्ट को जो है यहाँ पर ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने जारी किया है। और इसमें बताया गया है कि विश्व भर में किस प्रकार से असमानता बढ़ रही है। और इसके बारे में और भी मैं डिटेल में नीचे आपको बताऊंगा। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, हर करंट अफेयर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको भी मैं बताता हुआ चलता हूं। तो चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने आपको क्या बताया है, इसको देख लेते हैं। इसमें मैंने बताया कि ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने इनइक्वालिटी किल्स नामक एक रिपोर्ट जारी की है। तो अगर पूछ लिया जाए कि ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने हाल ही में किस रिपोर्ट को जारी की है, तो इनइक्वालिटी किल्स नामक रिपोर्ट को जारी की है। ये टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, तो इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि यह बताती है कि कैसे कुछ व्यक्तियों के पास धन जमा होता है और बाकी लोग कष्ट और गरीबी में रहते हैं।
बेसिकली इस रिपोर्ट में यही बताया गया है कि जो मैक्सिमम कह लीजिए पैसे हैं या धन है वो किसी एक व्यक्ति के पास सारा है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीबी का सामना करते हैं और अपना जीवन कष्ट से गुजारते हैं। तो आप इस पिक्चर को भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग एक तरफ हैं जिनके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनके पास फूड नहीं है, उनके पास घर नहीं है, उनके पास रहने के लिए बेहतर सुख सुविधाएं नहीं है, लेकिन ये एक व्यक्ति है जिसके पास बहुत सारे व्यक्तियों का धन है और ये वो कहता है कि नहीं, इसे मैंने अपने मेहनत से जो है कमाया है। तो बेसिकली इस रिपोर्ट में यही बताया गया है कि किस प्रकार से असमानता पूरे विश्व भर में फैल रही है। आप अपने देश में भी देख रहे होंगे, भारत में भी कई तरह की असमानता है, जातिगत असमानता है, धार्मिक असमानता है, पैसे किसी के पास ज़्यादा है, पैसे किसी के पास अधिक है, कहीं आप सामने देखेंगे बड़ी बड़ी इमारतें, उसके सामने झुग्गी झोपड़ियां हैं। तो ये असमानता आपको स्पष्ट रूप से अपने देश में दिखाई दे रही है और बहुत सारे विश्व में ऐसे भी देश हैं वहां पर भी दिखाई देती है। लेकिन चूंकि हम अपने देश में रह रहे हैं तो पहले हमें अपनी समस्याओं को दूर करना है, उसके बाद से दूसरे देश के लोगों की मदद करनी है। देखिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि कोविड-19 महामारी के बाद में दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों ने अपनी संपत्ति दोगुनी कर ली है, जबकि 99% लोगों की आय कम हो गई है। अब सोच सकते हैं आपकी 100% टोटल लोग आप मान लीजिए परसेंटेज में है, तो यहाँ पर 99% लोगों की जो है आय कम हुई है कोविड महामारी में, लेकिन 1% जो लोग हैं उनकी आय दोगुनी हुई है, चाहे उनकी 1 बिलियन आय हो डॉलर में या ट्रिलियन में, तो वो दोगुनी हो गई है। लेकिन ये आम जन जिनकी छोटी छोटी जरूरतें हैं, खाना हो गया, रोटी जो भी कह लीजिए आप, कपड़ा मकान ये सब, तो इसमें भी वो कटौती हुई है और बहुत सारी समस्याओं से ये व्यक्ति जूझ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने बताया कि असमानता हर दिन कम से कम 21,000 लोगों की जान ले लेती है। आप सोच सकते हैं कि ये असमानता इतना खतरनाक है कि यहाँ पर प्रतिदिन 21,000 लोगों की मौत हो जाती है इस असमानता के कारण। अब ये असमानता मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में बताया कई तरह की हो सकती है। अब पैसे की कमी के कारण भी लोग डिप्रेट होते हैं, उनको अच्छी जॉब नहीं मिलती है, वो अपनी लाइफ एक्सपेक्टेशन को बेहतर नहीं बना पाते, जिसके डिप्रेशन में आकर वो अपना जो है जान गंवा देते हैं या सुसाइड कह लीजिए कर लेते हैं। तो ये 21,000 आंकड़ा बहुत छोटा आंकड़ा नहीं है, वो भी असमानता के नाम पे इन लोगों की बलि हो रही है या अपने इन्होंने जान देने पे मजबूर हो जा रहे हैं इन असमानता के कारण। तो आशा करता हूं ये डिटेल आपको क्लियर हो गया। यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है, तो इस डिटेल्स को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। आइए अगले करंट अफेयर को देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगला जो करंट अफेयर है इसमें पूछा जा रहा है, इसको भी देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि माघ मेला 2022 किस राज्य में आयोजित होने वाला है, और वार्षिक धार्मिक मेला है ये एक प्रकार का। तो ये जो है आपका उत्तर प्रदेश में जो है आपका आयोजित होने वाला है माघ मेला 2022, ये भी आपको याद रखना है। वो भी इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट आप कह लीजिए, इलाहाबाद नहीं उसका नाम प्रयागराज हो चुका है, तो उसका भी नाम आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जिलों का नाम जो है बदल दिया गया है, तो उन नाम को भी आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि उनसे भी संबंधित कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन से जुड़े जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसे जानते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया है कि 47 दिवसीय वार्षिक धार्मिक मेला माघ मेला 2022 का उद्घाटन प्रयागराज में संगम के तट पर हजारों तीर्थयात्रियों ने पवित्र स्नान के साथ किया है। तो अब देखिए ये 47 दिवसीय है, यानी कि ये पूरी तरीके से 47 डे आपका चलेगा, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो आपका कोविड का है वो भी फैल रहा है, तो इसको लेकर काफ़ी यहाँ पर समस्याएं देखने को मिल सकती है, लोग संक्रमण का शिकार हो सकते हैं। तो एहतियात बरतने की ज़रूरत है। अब किस प्रकार से जो है गवर्नमेंट इसको मैनेज करती है वो देखने को है। तो बेसिकली ये 47 दिवस तक यानी 47 दिनों तक चलेगा माघ मेला 2022, और इसका उद्घाटन जो है प्रयागराज के संगम तट पर हजारों तीर्थयात्रियों ने पवित्र स्नान के साथ किया है। अब देखिए ये संगम जो है 3 नदियों के ऊपर बना हुआ है, एक तो गंगा है, यमुना है, उसके साथ साथ जो पौराणिक नदी आपकी सरस्वती है। तो ये तीनों नदियां वहां पर आकर मिलती हैं और ये संगम तैयार होता है जहां पर लोग नहाने जाते हैं इस पवित्र संगम में। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि यह मेला आमतौर पर मकर संक्रांति के अवसर को चिन्हित करने के लिए आयोजित किया जाता है, और ये मेन इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में है आपका कि कब किया गया, तो ये आपको याद रखना है। ये आपका माघ मेला जो है 2022 का आयोजन है और ये पूरी तरीके से 47 डे चलेगा, और ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में जो है आपका हुआ है उद्घाटन। ये आपको याद रख लेना है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से मैंने इमेज भी लगाया ताकि आप ये गैदरिंग भी देख सकते हैं कि कितनी भीड़ यहाँ पर होने वाली है और संक्रमण को लेकर कितना खतरा हो सकता है। तो आशा करता हूँ ये डिटेल आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अगला करंट अफेयर देखते हैं। देखिए अगले करंट अफेयर में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्न में से कितने वर्षीय साइलिन फोर्ड को हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 की विजेता के रूप में
ताज पहनाया गया है। तो अभी आप लोगों ने देखा था कि इससे पहले मिस यूनिवर्स का ताज जो है हरनाथ संधू को मिला था, लेकिन यहाँ पर मिस वर्ल्ड नाम की एक प्रतियोगिता होती है, उसमें जो है शाइलिन फोर्ड जो है विजेता बन चुकी हैं। उनकी उम्र के बारे में पूछा जा रहा है, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे मॉडिफाई करके किसी भी तरीके से पूछ लिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो 37 वर्षीय है, और अभी हाल ही में जो आपका मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता हुआ है उसमें इन्होंने विजेता बनने का गौरव प्राप्त किया है। तो ये आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसे भी जानते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि आयरलैंड की निवर्तमान रानी केट नाइडर ने हाल ही में 37 वर्षीय शाइलिन फोर्ड को हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 की विजेता के रूप में ताज पहना है। तो अगर पूछ लिया जाए कि इनको मिस वर्ल्ड 2022 का ताज किसने पहनाया है, तो आयरलैंड की जो है वर्तमान रानी केट नाइडर ने जो है इनको मिस वर्ल्ड का ताज पहनाया है, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद से मैंने देखिए बताया कि वह ग्रैनविल ओहायो की रहने वाली हैं। तो ये जो आपका शाइलिन फोर्ड है वो कहाँ की रहने वाली हैं, तो वो ग्रैनविल ओहायो की रहने वाली हैं। इसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि जबकि मिसेज जॉर्डन जैकलिन स्टेप और मिसेज यूएई दिम्बाजिल जली हैं आपका और काम इस्तरा उप विजेता रही। तो उप विजेता का अगर नाम पूछ लिया जाए मिस वर्ल्ड 2022 में, तो वो आपका देम्बा जली और कामयास्त्रा हैं, ये उप विजेता रही हैं, ये आपको याद रखना है। और नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि मिसेज वर्ल्ड 2022 पेजेंट जनवरी 2022 में लॉस वेगस नेवाडा अमेरिका में हुआ है। तो बेसिकली ये कॉन्टेस्ट कहाँ पर हुआ है, तो अमेरिका में हुआ है। तो अमेरिका में स्टेट आपका है लॉस वेगस और नेवाडा, वहाँ पर हुआ है, ये आपको याद रखना है। और नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि मिसेज इंडिया नवदीप कौर ने अमेरिका के लास वेगास में मिसेज वर्ल्ड 2022 पेजेंट में बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम का राउंड जो है जीता है। तो अगर पूछ लिया जाए कि बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम का राउंड किसने जीता है मिस वर्ल्ड के कॉन्टेस्ट में, तो वो आपकी हैं यहाँ पर मिसेज इंडिया नवदीप कौर, ये भारतीय हैं, ये आपको याद रख लेना है। तो यहाँ से तो क्वेश्चन पूछ लिया ही जाएगा, क्योंकि भारतीयों से संबंधित अगर कोई अचीवमेंट होती है वर्ल्ड लेवल पे तो उससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आशा करता हूँ डिटेल्स क्लियर हो गया होगा। आइए अगला करंट अफेयर देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगले करंट अफेयर में पूछा जा रहा है कि किस प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म ने जागरूक वोटर अभियान शुरू किया है। तो चूंकि कई राज्यों में चुनाव है आप सभी को पता है, तो उसको लेकर डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स है वहां पर वोटर्स को जागरूक किया जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ट्विटर। किस प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म ने जागरूक वोटर अभियान शुरू किया, तो ट्विटर ने जो है इस अभियान की शुरुआत की है, ये आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उससे भी जानते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने बताया कि माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर ने जागरूक वोटर अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को वोट देने से पहले सही ज्ञान के साथ सशक्त बनाना है। बेसिकली कि आपके वोट का महत्व क्या है, आपको किस प्रकार से और किस छवि के व्यक्तित्व वाले प्रतिनिधि का चुनाव करना चाहिए। बहुत सारे वोटर ऐसे होते हैं उनको पता नहीं होता है, वो पार्टी के नाम पे भी वोट दे देते हैं, और चाहे कोई भी पार्टी हो, और लेकिन वो अपने प्रतिनिधि है उस क्षेत्र में उठा हुआ है उसके छवि के बारे में नहीं जानता, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उस पर कोई क्रिमिनल केस नहीं है, ये सारा कुछ डेटा उसको पता नहीं चल पाता। लेकिन जैसा उसको इकोसिस्टम बनाकर दिया जाता है कि नहीं ये नेता बेहतर, ये पार्टी बेहतर, तो उस तरीके से वो वोट कर देता है। तो इसी मामले में जो है जागरूकता के लिए जो है यहाँ पर ट्विटर प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है जागरूक वोटर अभियान की शुरुआत की गई है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें कि इस पहल की श्रृंखला का उद्देश्य मतदाताओं के साथ मंच के जुड़ाव को बढ़ाना है, और इसके साथ ही साथ इसमें असेंबली इलेक्शन 2022 के आसपास बातचीत का समर्थन करने के लिए अधिसूचना और अनुस्मारक के साथ जो है एक अनुकूलित इमोजी को भी लॉन्च किया गया है। एक इमोजी लॉन्च किया गया है बेसिकली इस अभियान को बेहतर बनाने के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करने के लिए। तो आशा करता हूँ इस डिटेल के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए कोई भी क्वेश्चन से जुड़े जो डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। आइए देखते हैं अगले करंट अफेयर को। देखिए यहाँ पर अगले करंट अफेयर में पूछा जा रहा है कि इनमें से किस मंत्रालय ने हाल ही में पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की पेंशन संबंधित शिकायतों को हल करने के लिए रक्षा पेंशन शिकायत निवारण जो पोर्टल है उसकी स्थापना की है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, रक्षा मंत्रालय ने। तो रक्षा मंत्रालय ने जो है हाल ही में पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की पेंशन संबंधित शिकायतों को हल करने के लिए रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल की स्थापना की है। किसने की है? रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय किसके हाथ में, या रक्षा मंत्री वर्तमान में कौन है आपका? तो राजनाथ सिंह है, ये भी आपको याद रखना है। आइए अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसे भी जानते हैं।
देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने आपको बताया कि रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की पेंशन संबंधी शिकायतों को हल करने के लिए रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल की स्थापना की है या लॉन्च की है। इस पोर्टल पर जाकर जो है अगर उनको पेंशन संबंधी कोई भी समस्या हो रही है पेंशन भुगतान में, तो वो उस पोर्टल पर शिकायत कर सकते हैं ताकि उनका निवारण किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि यह पोर्टल उन्हें पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के साथ सीधे शिकायत दर्ज करने की अनुमति देगा। तो इससे पहले जो पोर्टल था आपका पूर्व सैनिक कल्याण विभाग, तो उसी पोर्टल के साथ जो है एक तरीके से कह लीजिए कि इसको लिंक किया गया है, अटैच किया गया है, और इसी पोर्टल के साथ जो है वो अपनी शिकायत तो जो है बहुत ही आसानी के साथ जो है दर्ज कर सकते हैं पेंशन संबंधी। तो आशा करता हूं डिटेल्स क्लियर हो गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये राजनाथ सिंह है जो हमारे सेना के जवानों के साथ बात कर रहे हैं। वर्तमान में ये आपके रक्षा मंत्री या डिफेंस मिनिस्टर हैं, ये भी आपको याद रखना है। आइए अब अगले करंट अफेयर को देखते हैं। देखिए यहाँ अगले करंट अफेयर को यहाँ पर देखते हैं। देखिए इसमें पूछा जा रहा है बेसिकली कि प्रसिद्ध कथक कलाकार सम्राट पंडित बिरजू महाराज का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो काफ़ी फेमस ये कथक कलाकार थे भारत के अंदर, और ये वर्ल्ड लेवल के जो है कह लीजिए प्रसिद्ध कलाकार थे कथक नृत्य के। तो इनका जो है 83 वर्ष की उम्र में हाल ही में निधन हो गया है, ये आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन से जुड़े जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसको भी जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले पॉइंट में मैंने यहाँ पर बताया कि प्रसिद्ध कथक कलाकार सम्राट पंडित बिरजू महाराज का ही जो है 83 वर्ष की उम्र में यहाँ पर निधन हो गया है, ये आपको याद रखना है। अगर निधन के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा तो आपको याद रखना है, क्योंकि काफ़ी ये फेमस थे, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपके जो आगामी एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आप इस क्वेश्चन को अच्छे से स्टार बना के याद कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट जो मैंने यहाँ पर आपको पॉइंट बताया इससे रिलेटेड, इसको देखते हैं। इसमें बताया मैंने कि उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। जाहिर सी बात है कि कोई फेमस हस्ती जिनका बहुत बढ़िया कंट्रीब्यूशन रहा है कंट्री के अंदर, चाहे कथक नृत्य के क्षेत्र में, तो उसके प्रति शोक व्यक्त किया जाता है जो भी हमारे उच्च आला अधिकारी या लीडर हैं जो देश का नेतृत्व करते हैं। देखिए इसमें आगे मैंने बताया कि पंडित बिरजू महाराज का असली नाम ब्रजमोहन मिश्रा था और उनका जन्म 4 फरवरी 1938 को लखनऊ में हुआ था। अगर जन्म स्थल के बारे में पूछ लिया जाए कि पंडित बिरजू महाराज का जन्म स्थल कहाँ पर है, लखनऊ में है, कब हुआ था, 4 फरवरी 1938 को, ये भी आपको याद रखना है। और इनको पद्म श्री से सम्मानित भी किया गया था। तो काफ़ी इन्होंने जो है अपने जीवन में उपलब्धियां हासिल की हैं, तो उसमें से एक ये भी आपका है पद्मश्री, ये भी आपको याद रखना है। तो आशा करता हूं क्वेश्चन का डिटेल्स आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए अगला करंट अफेयर देखते हैं। देखिए अगला जो करंट अफेयर है इसमें पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में किस कलाकार ने स्वर्ण पदक जीता है इन चारों विकल्पों में से। तो अभी हाल ही में जो है अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव हुआ है और इसमें किस कलाकार ने स्वर्ण पदक जीता है। तो सुमित भाले ने जो है यहाँ पर, यह एक महिला है, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, ये आपको याद रखना है। ये महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसे भी जानते हैं। काफ़ी और भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं डिटेल्स के साथ, इसीलिए मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड करता हूं कि यहाँ से जो क्वेश्चन मैं बनाता हूं डायरेक्ट, अगर ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाए तो जो मैं डिटेल्स आपको बताता हूं वहाँ से आपके क्वेश्चन कवर हो जाए। आइए इसके डिटेल्स को देखते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया आपको कि महाराष्ट्र के एक युवा लावड़ी कलाकार सुमित भाले ने दुबई में अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में स्वर्ण पदक जीता है। तो काफ़ी ये आप देख सकते हैं, ये पिक्चर भी मैंने लगाने का प्रयास किया है ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ कि महाराष्ट्र के एक युवा लावड़ी कलाकार, लावड़ी एक तरीके से कह लीजिए नृत्य है वहाँ का महाराष्ट्र का, तो दुबई में अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव हुआ था जिसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि वह महाराष्ट्र के फुलबाड़ी जिले में पाथरी के रहने वाली हैं। अगर इनके रहने के बारे में पूछ लिया जाए कि बिलोंग कहाँ से करती हैं, तो इंडिया से बिलोंग तो करती हैं ये आपको पता है, लेकिन महाराष्ट्र राज्य से बिलोंग करती हैं। किस डिस्ट्रिक्ट में, फुलबाड़ी डिस्ट्रिक्ट के पथारी क्षेत्र कह लीजिए, वहाँ से ये बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि लावड़ी महाराष्ट्र का पारंपरिक नृत्य है, ये भी आपको याद रखना है। और नेक्स्ट पॉइंट आपका है यहाँ पर कि यह पारंपरिक गीत और नृत्य का एक समायोजन है जो विशेष रूप से ढोलकी की थाप पर किया जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि ये लावड़ी जो है नृत्य किस प्रकार से किया जाता है, तो जो ढोलक होता है, ढोलकी की थाप होती है, उसी के ध्वनि पर जो है इस नृत्य को किया जाता है। तो एक पारंपरिक नृत्य है आपका। पारंपरिक नृत्य का मतलब जो शुरू से हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा हो और शुरू से चला आ रहा हो, और कुछ लोग उसे आगे बढ़ाने का यानी नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर करने का काम कर रहे हैं, ये आपका पारंपरिक नृत्य है। हर राज्य का अपना पारंपरिक नृत्य होता है, ये आपको याद रखना है। तो आशा करता हूं डिटेल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। आइए अगला करंट अफेयर देखते हैं। देखिए अगले करंट अफेयर में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा
2022 में वैश्विक बेरोजगारी कितनी हो जाएगी। अब देखिए विश्व की बेरोजगारी के संदर्भ में बात हो रही है, वैसे अपने देश में भी बहुत सारी बेरोजगारी है। आए दिन युवा जो है स्ट्राइक करता है, आंदोलन करता है अपने हक को लेकर, नौकरी को लेकर, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिलती है, वो दर बदर भटकते रहते हैं। लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, इसने जो है एक रिपोर्ट में बताया है अपना कि वैश्विक बेरोजगारी 2022 तक कितनी हो जाएगी। तो ये आपका है 207 मिलियन, 1 मिलियन में आपका होता है 10 लाख। तो आप इस तरीके से अनुमान लगा सकते हैं कि ये संख्या कितनी ज़्यादा हो सकती है आपका 2022 में वैश्विक बेरोजगारी के संदर्भ में। तो आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इस क्वेश्चन से जुड़े जो आपके इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसे भी जानते हैं। देखिए यहां पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने आपको बताया है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसको शॉर्ट में यहां पर ILO भी जो है कहा जाता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। तो फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे भी आपको याद रखना है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने जो है 2022 में वैश्विक बेरोजगारी 207 मिलियन होने का अनुमान लगाया है, जो 2019 की तुलना में लगभग 21 मिलियन अधिक है। अब सोच लीजिए 1 मिलियन में 10 लाख है, तो 21 मिलियन का आप आंकड़ा निकाल सकते हैं। ये घट नहीं रही है, ये बढ़ रही है। कोविड को लेकर तो काफ़ी बड़ी है, लेकिन इसमें कोई गिरावट देखने को नहीं मिल रहा है। वैश्विक स्तर पर आप देख लीजिए, चाहे अपने कंट्री के लेवल पर पहले देखिए, वैश्विक स्तर पर आप बाद में देख सकते हैं। तो कंट्री में आप देख सकते हैं कि बेरोजगारी दर कितना ज़्यादा बढ़ चुका है, किस प्रकार का एजुकेशन सिस्टम हमारे देश में चल रहा है, जिससे बेरोजगार युवा पैदा हो रहे हैं या बेरोजगार युवाओं की संख्या बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि 2022 में काम किए गए कुल घंटे उनके पूर्व महामारी स्तर से लगभग 2% कम या 52 मिलियन पूर्णकालिक समकक्ष नौकरियों की कमी का अनुमान लगाया गया। एक कोविड सिचुएशन के बारे में बताया जा रहा है कि किस प्रकार से नौकरियां कम हुई हैं। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि यह विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक पर अपनी नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया था, कि जिसे 17 जनवरी 2022 को जारी किया गया। अब देखिए ये एक रिपोर्ट है जिसमें ये सारा कुछ बताया गया है कि विश्व भर में जो है 207 मिलियन लोग जो है 2022 में बेरोजगार हो जाएंगे, या बेरोजगारों की संख्या इतनी हो जाएगी। इसको बताया गया है आउटलुक पर अपनी नवीनतम जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा, उसमें बताया गया है 17 जनवरी 2022 को इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया। आप देखिए यहाँ पर एक महिला है, आप सब्जी की दुकान यहाँ पर लगाए हुई हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं कि आप कोई काम नहीं कर सकते, बशर्ते आप जिस काम को करने वाले हैं तो उससे संबंधित जो है आपको एजुकेशन देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको LLB की डिग्री आपने ली है और फिर उसके बाद से आप काम कर रहे हैं। वैसे तो ये मिस गाइड कह लीजिए है, तो आपको जो काम करना है उससे संबंधित ही एजुकेशन लेना चाहिए, ताकि आप उस क्षेत्र में बेहतर काम कर सकें। तो आशा करता हूँ इस डिटेल को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। आइए अगला करंट अफेयर देखते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो करंट अफेयर है इसमें पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारत के किस प्रख्यात पर्यावरणविद का निधन हो गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा MK प्रसाद। MK प्रसाद जो है भारत के बहुत ही प्रख्यात पर्यावरणविद थे, यानी पर्यावरण प्रेमी कह लीजिए, पर्यावरण को लेकर जागरूक करना लोगों को, इस तरीके से अवेयरनेस फैलाते थे। तो इनका जो है हाल ही में निधन हो गया। ये आपको नाम याद रखना, ये आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। अब इस क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने बताया कि प्रख्यात पर्यावरणविद प्रोफेसर MK प्रसाद का जनवरी 2022 में निधन हो गया है। और इसके साथ साथ प्रसाद 1970 के दशक में पलक्कड़ जिले के साइलेंट वैली में एक जल विद्युत परियोजना स्थापित करने के केरल सरकार के कदम के खिलाफ हुए राष्ट्रीय आंदोलन के मार्गदर्शक थे। अब देखिए कोई भी जो है विकास की परियोजनाएं होती हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें वो पर्यावरण हितैषी होती हैं पूरी तरीके से। आप देखते हैं कि किसी भी स्टेट में अगर कोई हाईवे भी बनता है तो वहां पर बहुत सारे पेड़ों को काटा जाता है, लेकिन ये हवाला दिया जाता है कि हाईवे बन जाने के बाद उसके किनारे किनारे बहुत सारी प्लांटिंग हो जाएगी। लेकिन एक जो पेड़ तैयार है 10 साल वो अपने लाइफ जी है, अच्छा खासा सेटल है और अच्छा खासा ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है, उसको कट करना, एक नए प्लांट को लगाना, और उसके बाद से आई थिंक कि उसकी केयरेंस भी नहीं होगी तो वो प्लांट उतना बेहतर ग्रो भी नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं जो विकास के कार्य होते हैं वो पर्यावरण हितैषी नहीं होते हैं, इको फ्रेंडली नहीं होते हैं, उस पर ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। अब चाहे डैम बनाने की बात हो, अगर हम
हम किसी नदी पर डैम बनाते हैं तो कोई भी बहती हुई नदी के पानी को हम रोकने का काम करते हैं और पानी को रोकते हैं बिजली बनाने के लिए और नहरों में पानी की सप्लाई करने के लिए। लेकिन नदी की जो धारा है वो कम हो जाती है और आगे जो लोग उस पानी से पूरी तरीके से डिपेंडेंट होते हैं, उस पानी से उनकी जरूरतें पूरी होती हैं, वो कम हो जाता है। तो पूरी तरीके से इको फ्रेंडली इसको नहीं कह सकते हैं। इसी को लेकर जो है यहाँ पर प्रख्यात पर्यावरणविद प्रोफेसर M.K. प्रसाद ने जो है केरल सरकार के कदम के खिलाफ जो है राष्ट्रीय आंदोलन के मार्गदर्शक रहे थे, जो कि एक जल विद्युत परियोजना थी केरल में। उसके विरोध में इन्होंने जो है इस आंदोलन को चलाया था। ये आप इमेज इनकी देख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि 80 के दशक की शुरुआत में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा साइलेंट वैली वनों की रक्षा करने का आश्वासन दिए जाने के बाद आंदोलन को समाप्त किया गया था। अब देखिए साइलेंट वैली आपका केरल में है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, यानी जैव विविधता, जीव जंतु की आपको अनेक प्रकार देखने को मिल जाएंगे, पेड़ पौधों के अनेक प्रकार देखने को मिल जाए, उसी को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, जहाँ पे बहुत तरह के जीव जंतु वन वनस्पति आपको देखने को मिलते हैं। तो ये आपको केरल के साइलेंट वैली में देखने को मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ ये डिटेल्स आपको क्लियर हो गए। तो पर्यावरण के प्रति आप भी जागरूक होइए और दूसरों को भी जागरूक करिए, क्योंकि हमारा पूरा जीवन उन्हीं पर डिपेंडेंट है, ऑक्सीजन से लेके सब कुछ। अब सोच लीजिए प्रकृति से नेचुरल रूप से ऑक्सीजन हमें नहीं मिलेगी तो इस कोविड महामारी में किस प्रकार से ऑक्सीजन की वजह से लोगों की जानें गई। आइए इसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वन लाइनर के रूप में, उसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारा है जो वन लाइनर के रूप में करंट अफेयर उसे देखते हैं। इसमें मैंने बताया कि तोशिकी कैफू जो कि 1989 से लगभग 2 वर्ष तक जापान के प्रधानमंत्री रहे, उनका जो है जनवरी 2022 में निधन हो गया है। तो हाल फिलहाल में अभी जो है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री जो हैं उनका निधन हो गया है और ये 2 वर्षों तक जापान के प्रधानमंत्री रहे हैं। नेक्स्ट जो आपका है कि दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग, जिसको शॉर्ट में यहाँ पर DEPWD ने जो है 18 जनवरी 2022 को अपना पहला द्विमासिक ई न्यूज लेटर लॉन्च किया है। तो यहाँ पर दिव्यांग जन जो हैं और जो शारीरिक रूप से उनकी शरीर में कोई विकृति है, जिनको दिव्यांग जन हम बोलते हैं, तो उनकी मदद के लिए, उनके पुनर्वास के लिए जो है यहाँ पर दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा जो है 18 जनवरी 2022 को अपना पहला द्विमासिक ई न्यूज लेटर लॉन्च किया गया है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए इसमें है कि माली के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता का जनवरी 2022 में निधन हो गया। तो 2 लोगों का यहाँ पर निधन हुआ है हाल फिलहाल में। तो जापान का भी जो प्रधानमंत्री है उनका भी आपको याद रखना है। इसके साथ साथ माली के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं इब्राहिम बाउबकर कीता, इनका भी निधन हो गया जनवरी 2022 में। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो जो कुछ वन लाइनर के रूप में इंपॉर्टेंट था उसको भी मैंने करा दिया, ताकि आपकी परीक्षाओं में अगर करंट अफेयर से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो छूटे ना, वो 4 से 5 नंबर आप बहुत ही आसानी के साथ प्राप्त कर लें। यही हमारा उद्देश्य है। इसके साथ ही साथ इस करंट अफेयर की PDF भी जो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप PDF के द्वारा भी इस सारे जितना भी मैं करंट अफेयर कराया हूँ आपको वो पढ़ सकते हैं, सारे डिटेल्स को देख सकते हैं। एक प्रकार से आपकी रिवीजन भी यहाँ पर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि करंट अफेयर का ये सेशन आप सभी को बहुत ही पसंद आया होगा और अच्छा लगे तो आप जो है सपोर्ट जरूर करिए, क्योंकि काफ़ी समय लगता है इस तरीके से वीडियो बनाने में। तो आप सभी का सपोर्ट बहुत कम आता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बेहतर सपोर्ट करेंगे और इसी प्रकार से मैं कंटिन्यूअस आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा, ताकि आप अपने लक्ष्य को जो है हासिल कर सके। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। आपके एक लाइक से बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। हमें लगता है कि हम जो प्रयास कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी को हेल्प कर रहा है, जिसकी वजह से आप लाइक करके अप्रिशिएट कर रहे हैं और शेयर कर सकते हैं मैक्सिमम दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल जाए। क्योंकि जो कुछ भी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करते हैं वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो जिम्मेदारी आपकी बनती है कि अगर आपको लाभ मिल रहा है तो दूसरों को शेयर करें, ताकि आपको भी यहाँ पर किसी प्रकार से सर्टिफाइड रहे कि हमारी मदद हो रही है, तो दूसरों को हम शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो जाए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उसके बगल में जो बेल आइकन का ये बटन होता है इस प्रकार से, उसको आप प्रेस कर लीजिएगा इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।